बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में रह चुके हैं, जर्मनी में रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं एज़ पाकिस्तान एम्बेसडर। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान रह चुके हैं, मुख्तलिफ़ पोस्टिंग्स पर पोजीशंस पर सर्व किया है, अब रिटायर्ड हैं और अपना एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल कलाइडोस्कोप के नाम से चलाते हैं। पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से तबसरे करते हैं। बहुत ही अहम मामला जिस पर हमने इस वीडियो में बात करनी है। 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं पीडीएम की हुकूमत बने हुए। अप्रैल की 12 तारीख को वो आए थे। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 12 अक्टूबर है, हो सकता है कि मैं इसको आज या फिर कल या परसों जो है वो मैं इसको अपने चैनल पर लगाऊं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैं 6 महीने मुकम्मल होने के ऊपर ये वीडियो कर रहा हूं। और स्पेसिफिकली एक तो इन जनरल इस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम बात कर लेंगे, और लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो इंडिया के हवाले से बात करेंगे। ये हुकूमत आई थी, इन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया, एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना है, तो हम पाकिस्तान को इस दलदल से, इस मंझधार से निकालेंगे। हमारे पास वो नुस्खा मौजूद है, नुस्खा कीमिया मौजूद है जो इस मुल्क के तमाम तर दर्दों का मद्दावा है। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी कैसी रखी इंडिया के हवाले से ओवरऑल, बासित साहब से पूछते हैं। बासित साहब बताइए ज़रा कि वो जो नुस्ख़े कीमिया लेके तजुर्बाकार आए थे हुकूमत में, डू यू थिंक दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग वेरी गुड? एक कलेक्टिव विजडम ज़ाहिर है कि खान साहब के अलावा तो सारे दिमाग इस मुल्क के इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने मिलके यकीनन कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हांडी पकाई होगी। देखिए, पहले तो एक बात, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रीविज़िट एवरीथिंग, क्योंकि उनके पास एक मौका होता है ना चीज़ों को रिव्यू करने का और चीज़ों को नए तरीके से। तो ये अपॉर्चुनिटी इनको भी मिली और उन्होंने इसको रिव्यू किया चीज़ों को। कहीं कहीं मुझे बेहतरी लगती भी है, आई भी है। मिसाल के तौर पर जो हम पहले डिस्कस हम कर रहे थे, पाकिस्तान यूएस के दरमियान एक ताल्लुकात में खिंचाव सा था, वो दूर हुआ, उसमें कदरे बेहतरी आई। हमने $450 मिलियन का एग्रीमेंट भी कर लिया। बिलावल भी चले गए हमारे वज़ीर ख़ारजा, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात भी हो गई एंटनी ब्लिंकन से। वो कॉस्ट के ऊपर फिर हम कॉस्ट तो हर चीज़ की होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस हद तक इसको पॉजिटिवली देखते हैं। फिर जर्मन एम्बेसडर ने कश्मीर पे भी बयान दे दिया। फिर अभी चीन का विज़िट दौरा रहता है शहबाज शरीफ का, वो कब जाते हैं देखते हैं। नवंबर का मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक में प्लान हो रहा है, 7-8 नवंबर। तो यही है। तो ये चीज़ें कुछ पॉजिटिवली मूव तो हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन ये भी शायद उसी चीज़ का एक तसलसल है जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले शोज़ में, कि एक मामलात थे जो बिगड़े, उसमें जिसको भी आप कसूरवार ठहरा लें, तो इनको एक मौका मिला। और हर हुकूमत अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर आगे चलती है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि इस हुकूमत के पास उन चीज़ों का उस हवाले से मैंडेट नहीं है जो बुनियादी चीज़ें हैं कि उसमें तब्दीली लेकर आएँ। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो भारत के साथ ताल्लुकात का मामला हो, मेरे हिसाब से उनके मंशूर का हिस्सा तो उनका नहीं है मंशूर ना? का हिस्सा तो नहीं है। तो इस वजह से जो एक डायनामिक, जो एक ऑप्टिक्स हैं, उसमें बेहतरी आई है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में मैं समझता हूँ, क्योंकि इमरान खान के आखिरी एक साल में खिंचाव आ गया था, तनाव आ गया था, तो अमेरिका के भी इंटरेस्ट सर्व करता था किसी हवाले से कि वो इस हुकूमत को थोड़ा बहुत संभाला दे, थोड़ा बहुत आगे लेकर चले। इसलिए हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो उसका भी एक लिहाज से हिस्सा हैं, उसी चीज़ का कि इस हुकूमत को थोड़ा बहुत फंक्शनल करें, थोड़ा डिलीवर कर पाएँ, ताकि कोशिश यही है कि इमरान खान दोबारा पावर में ना आए। 6-7 एग्जाम्पल्स क्विकली दे के मैं आपसे आपका जो है ना उसके ऊपर तज्जिया पूछता हूँ। नरेंद्र मोदी ख़त लिखते हैं मुबारकबाद का, उसमें वो जो मेंशन करते हैं उसके जवाब में एक बड़ा कमज़ोर ख़त हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से लिखा जाता है, जिसमें कश्मीर के ऊपर जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं होती, जो बलूचिस्तान में या दीगर जगहों पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर बात नहीं होती, वो टेररिज्म की बात उठाते हैं, हम नहीं उठाते। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में जाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़नी चाहिए, पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। वो कश्मीर को थोड़ा सा साइड के ऊपर ये करके बात करते हैं, फिर ये अपडेट भी करते हैं अपने मामले को। एक हमारे यहाँ नए ख़जाना कम फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, वो हमें कहते हैं कि जनाब प्याज और टमाटर जो है वो हमें इंडिया से ले लेने चाहिए, इस किस्म की बात करते हैं। आप ब्रह्मोस मिसाइल का जो इंसिडेंट है
जो कि इनकी गवर्नमेंट आने से बिल्कुल पहले हुआ। खान साहब को उसको परसू करने का उनकी गवर्नमेंट को मौका नहीं मिला, आप उसको परसू नहीं करते ना। वो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा वाले उसमें मौजूद था, स्पीच में मौजूद था कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके दरमियान इंसिडेंट जो है वो इस उंगा सेशन से पहले हुआ था, तो आपने उसका भी कोई मेंशन नहीं किया। कश्मीर के ऊपर आप थोड़ा सा डिविएट करते हुए नज़र आते हैं। ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ से जवाब ही आता है, अजीत डोभाल कहता है कि ये तुमने नहीं डिसाइड करना कि अमन कब होगा और किन शराइत पे होगा। ये मेरे एडवर्सरी ने नहीं, ये मैंने डिसाइड करना है कि कब होगा एंड एट व्हाट, किन किन शराइत के ऊपर होगा। अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर रोज़ कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा जाकर, इधर उधर जाकर अपने बायलैटरल इंटरेक्शंस में कश्मीर वाले मामले को नहीं उठा रहे। और फिर अभी जो है नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने तो हल कर दिया मसला कश्मीर। क्या क्या कहते हैं आप? हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ऑल पॉलिसी, ये कश्मीर इंडिया के मामले? देखिए, जहाँ तक एक भारत में एक शायद था कि ये जब हुकूमत तब्दील होगी तो शायद इनका स्टांस ज़रा मुख्तलिफ होगा कश्मीर के मामले में। सच्ची बात तो यही है, और ये वो बातें नहीं करेंगे। और पहले जो बिलावल का जो आपने जिक्र किया वज़ीर ख़ारजा का, कि एक थिंक टैंक में जाकर इस किस्म का शुरू में ही बयान दे देना, वो बड़ा वेलकम किया गया उसको। और भारत का मीडिया अगर आप उस वक्त पढ़ते तो बहुत तलब दिखाई, क्योंकि इस वक्त भी भारत ये तमाम जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, अजीत डोभाल की, अमित शाह की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये सारा एक उनकी अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। लेकिन आप यकीन जानिए कि भारत इस वक्त तड़प रहा है कि आपके साथ किस तरीके से कोई इंगेजमेंट हो जाए। उसको इस इंगेजमेंट की ज़रूरत है। वो लेजिटिमाइज़ करना चाहता है अपने उन एक्शंस को जो उसने 5 अगस्त 2019 को लिए हैं। तो जब तक वो इंगेजमेंट आपके साथ नहीं होती तो मुझे ख़तरा यही था कि खुदा ना खास्ता ये कहीं ज़्यादा इम्पेशंस ना दिखाएं, क्योंकि एक तारीख़ भी है ना हमारी। जब भारत की सफारतकारी आती है भारत की वीज़ा हमारी, तो हम बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो मुझे भी ये खौफ था कि कहीं, और बिलावल की तकरीर से मुझे लगा कि शायद कोई इम्पेशंस है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ट्रेड का जिक्र कर दिया इस किस्म का। तो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से इस वक्त जो मामलात हैं वो ठीक ही हैं मोर और लेस, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ने भी अपनी स्टेटमेंट में अब कह दिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जब तक जो इमरान खान की पोजीशन थी उसको अब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। यानी आपने आगे पहले एक डिप लिया, फिर आप दोबारा अपनी उसी बात पे चले आए खान साहब के वक्त। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक रिएक्शन किस तरह आएगा। क्योंकि कश्मीर पे तो भारत कंसेंसस हमारे मुल्क में है, और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी ठीक है, ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन थिंक ये जो समरसॉल्ट्स हैं, ये जो आप उल्टी किलाबाजियाँ ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है ना। ये आपका जो प्रिंसिपल पोजीशन है, स्टैंस है कश्मीर के हवाले से, खैर ये तो किस्सा जो है वो तो फिर बहुत पुराना है, परवेज़ मुशर्रफ से स्टार्ट हुआ, उससे पहले से भी हो सकते हैं। इसीलिए तो लोग आपको कश्मीर पे सीरियसली लेते नहीं है ना। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इसीलिए आपने लूज़ कर दी कि आप समरसॉल्ट लेते हैं, वॉल्टे फास्ट करते हैं, इसलिए लोग आपको सीरियस लेते नहीं ना। आपको अब खलीजी ममालिक से भी आपका देखें हाथ से निकल गया ना। आप एक तरफ तो उनको कहते हैं कि आप ट्रेड ना करें भारत के साथ बिकॉज ऑफ कश्मीर, और जो वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या कश्मीरियों के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ आप ख़ुद ट्रेड के लिए बेचैन हुए फिरते हैं। और सिर्फ माफ़ कीजिएगा, इससे सिर्फ इस हुकूमत के नहीं, अगर आप पीछे हमाद अज़हर की इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का भी देखिए, उन्होंने भी तो ही तजवीज़ किया था ना कि आप ट्रेड कर लीजिए भारत के साथ। फिर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही पुट हिज फुट डाउन कि आई वुड नेवर अलाउ दिस टू हैपन। वो तो उस वजह से हो गया। तो हमारी इनकन्सिस्टेंसीज तो बहुत पुरानी, जिस तरह आपने जिक्र किया, उसी वजह से कश्मीर के मामले में कम से कम मैं समझता हूँ कि हमारी उस तरह क्रेडिबिलिटी अब नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए थी। इसीलिए हमें दुनिया भर में सपोर्ट भी नहीं मिली कश्मीर। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये तो वैसे एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड नोन बात है कि वाकई एक जो मांगने वाला है, लेने वाला है, वो जाहिर है कि डोमिनेट नहीं करता, जो देने वाला है वो डोमिनेट करता है। ये बात प्रिंसिपली तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक वो शख्स जिसने लीडर है, जिसने लीड करना है, उसके मुंह से तो जाहिर है कि ये बात मैं तो आपका काम आसान हो जाता है एज अ डिप्लोमेट। नॉट एट ऑल। जब आपका लीडर जो है ना वो ये कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, मैं तो उसके बहुत खिलाफ था, मैंने तो सब क्रिटिसाइज़ किया था ना। देखिए, हमें इन ठीक है बेगर्स कांट बी चूज़र्स, लेकिन कहने की क्या ज़रूरत है आपको। मतलब सफारतकारी का देखिए सबसे बड़ा एक्चुअली मज़ा यही है, एक बड़ी एक्साइटिंग क्यों प्रोफेशन है ये,
क्योंकि अगर देखिए आपके मामला ठीक हैं फिर तो आप हर तरफ से आपको शाबाश मिलती है, हर तरफ से आपको वेलकम किया जाता है। हमारी सफारतकारी की एक्साइटमेंट ही यही है कि हमारे इतने मसाइल हैं और उसमें आपने स्पेस क्रिएट करनी है अपने। लेकिन अब आप जब ये कहकर शुरू करेंगे बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो आप तो फिर सारा अपना खाता खोल रहे हैं ना दुनिया के सामने। दुनिया को मालूम है कि आप कहाँ खड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए। मैं उस वक्त ही मैंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था और आज भी करूँगा। अगर कोई यही बार बार कहेगा कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को उभारना है, अपनी वीकनेसेस को आपने दुनिया के सामने पेश नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को करना होता है। यही सफारतकारी का कमाल है। सर, दो इंसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए फ्यूनरल अटेंड करने के लिए मलिका एलिज़ाबेथ दोयम की। उस दौरान एक रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी, आप तो लंदन में सर्व भी कर चुके हैं तो आपको वहाँ का इल्म भी है। एक ग्लोबल एलीट जो थी, जो अशराफिया है, इस आलमी अशराफिया है, वो वहाँ पर जमा थी। बड़े गेस्ट वहाँ पर बुलाए गए थे। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और वो अपनी लंदन की रिहायशी बहू को जो है वो अपने साथ उस रिसेप्शन पर लेके गए। डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी खातून जो पाकिस्तान की रिहायशी नहीं है उनको ले जाना चाहिए? मैं तो इन चीज़ों को कभी अप्रूव नहीं कर सकता। सच्ची बात तो ये, चाहे वो कोई भी हो। एक प्रोटोकॉल होता है। एक आप जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, फिर अपनी ज़ात को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप 2 करोड़ या 22 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट खेल हो जाता है। स्टेट क्राफ्ट में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं तो इस चीज़ को कभी अप्रूव नहीं कर सकता, या मैं ये भी अप्रूव नहीं कर सकता कि वो लोग मीटिंग में बैठे हों जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, या पाकिस्तान में जिनका कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। मतलब मैंने बहुत मुखालिफत की जब ये सऊदी अरब गए या और कहीं ममालिक में, तुर्की गए फॉर दैट मैटर, और जिस तरह फैमिली के लोग आके बैठ जाते हैं, आई कैन नेवर अप्रूव। अच्छा, उसके बाद न्यूयॉर्क में जो बाइडन ने एक रिसेप्शन दिया नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री, वहाँ पर हेड ऑफ डेलीगेशन +1 का इनविटेशन था। जाहिर है कि पूरी दुनिया में जो +1 गए वो वाइफ्स थी, वो उनके एम्बेसडर्स थे या हाई कमिश्नर्स थे, एम्बेसडर्स थे, उनके अपने वो लोग थे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ने कंपनी कर लिया +1 के कोटे हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे इससे ज़रूर प्रॉब्लम है कि क्यों मैं खड़े हुए तस्वीर उतरवाने के। ये उस इस्तकबाले में उस मुसाफे को इन्होंने इस तरह पेश किया कि एक मुलाकात हो गई, बड़ी बातचीत हुई। मुझे इससे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया आपको देखती है। आपने किसी और उस इस्तकबाले में 300, 200, 300 लोग तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको पेश किया कि हमारी कोई मीटिंग, मैंने किसी और सरबराह की या सरबाए हुकूमत की तस्वीर नहीं देखी प्रेसिडेंट बाइडन की। वो सबके साथ तस्वीर होगी उसकी, लेकिन किसी ने उसको मीटिंग करके पेश नहीं की। जब आप दुनिया को ये बताते हैं कि यार ये छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, एक मुसाफिर से ही खुश हो जाते हैं कि इस्तकबालिया में, तो इनको फिर मीटिंग करने की ज़रूरत क्या है इनके साथ? अच्छा, वहाँ से वापस आने के बाद 2 प्रेस इंटरेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन ख़त्म हो गई है। डू यू रियली थिंक कि हो गई है? देखिए, इंटरनेशनल आइसोलेशन तो पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है। ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है, ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। हमें मैंने पहले कहा, अपनी स्ट्रेंथ से वाकफियत होनी चाहिए, अपनी लिमिटेशन से भी हमें आगाह होना चाहिए, और उसके मुताबिक हमें खेलना चाहिए। पाकिस्तान को आइसोलेट कोई नहीं कर सकता। हमारे पे प्रेशर ज़रूर बिल्ड होते हैं, हमें उन प्रेशर्स का मुकाबला करना होता है। यही सारी गेम है। अपनी लिमिटेशंस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को सामने रख के आप पॉलिसीज़ तरतीब देते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या हैं, शॉर्ट टू मिड टर्म इंटरेस्ट क्या हैं, वो सामने रखते हैं, और उस हिसाब से आप ऊंच नीच करते रहते हैं। कोई इसमें मुझे शहबाज शरीफ साहब ने ये दावा किया कि उनको वर्ल्ड लीडर्स ने कान में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अगर वो शेयर कर दें तो हमें जो है आपको, हमें सबको पसीने आ जाए। वर्ल्ड लीडर्स उनको ये बताते रहे कि इमरान खान जो है वो बड़े बदतमीज़ आदमी थे, वो टांग पे टांग रख के मेरे ख्याल में इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। हमें हुआ होगा या ही इज डूइंग इट? आई डू नॉट नो, लेकिन इंटरनेशनल लीडर्स वैसे करते हैं ऐसा? यूजुअली करते तो नहीं है, सच्ची बात यही है, क्योंकि दैट इज सीन एज
इंटरफेरेंस इन योर इंटरनल अफेयर्स। सही। और मैं समझता हूँ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को भी ये जेब नहीं देता कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स बाहर के लीडर्स के साथ डिस्कस करे। मिसाल के तौर पर अगर हम बाइडन के साथ बैठ के ट्रंप को डिस्कस करें या किसी और को डिस्कस करें, दैट वुड नॉट रियली गो डाउन वेरी वेल। ठीक है, बाइडन को शायद खुशी हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता इन चीज़ों का कि आप एक मुल्क की पॉलिटिक्स क्यों डिस्कस करें। हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, वो उनको इंटरनली रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त कोई भी हो, उनको अपने इंटरनल पॉलिटिक्स से इंडिविजुअल्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए। उससे ये होता है कि आप यूँ नज़र आते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो इश्यूज़ पे ग्राउंडेड नहीं है। पाकिस्तान की जो स्टेट के इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें नहीं है। वो आपकी जो पॉलिसी खड़ी है वो हेट्रेड पे, आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स उस पर खड़ी है, और फिर आप क्रेडिबल भी नहीं रहते, प्रॉब्लम ही हो जाता है। थैंक यू सो मच बासित साहब। असल में ये जो वीडियो है इसमें हमने सारे मामला तकरीबन उनको टच करने की कोशिश की। आई थिंक कि बासित साहब के साथ इस गुफ्तगू के बाद मेरा इंप्रेशन, और वैसे अदरवाइज़ भी मेरा इंप्रेशन जो है वो यही है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके आने के बाद कुछ चीज़ों में बेहतरी और कुछ चीज़ों को ख़राब होते हुए हमने देखा है फ़ॉरेन पॉलिसी के महाज पर। लेकिन एक बात तय है और बड़ा उभर कर सामने आती है कि जो मौजूदा हुकूमत और इसमें शामिल ढेर सारी जमातें हैं, ये ख़ारजा पॉलिसी जो है वो जिस किस्म की तरतीब दे रही हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे संजीदगी का फुकदान नज़र आता है और इनके पास वो मैंडेट नज़र नहीं आता। ये इलेक्टोरल प्रोसेस में अपने मैनिफेस्टो में जो बहुत ही अहम तरीन इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आवाम के वोट लेकर नहीं आए हुए कि हमने इंडिया के या कश्मीर के हवाले से हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स वाई कि कहीं ना कहीं जो है ये सुकुम नज़र आते हैं। अब तक के लिए इतना ही है। मुझे अब्दुल बासित साहब को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।